जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसको देखने वाले हैं कि मौर्योत्तर कालीन भारत यानी कि मौर्यों के बाद का भारत। जैसे ही मौर्य वंश समाप्त होता है उसके बाद में भारत आता है, उसकी हम बात करने वाले हैं, है ना। तो हम देखें मौर्योत्तर कालीन भारत जो कि लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक, यानी कि जो मौर्य काल जैसे समाप्त होता है, मौर्य काल समाप्त होता है उस समय, लगभग उस समय से लेकर लगभग 300 ईस्वी ईस्वी तक 300 ईस्वी तक ये टाइम पीरियड हो गया, लगभग 500 साल तक का। मौर्य वंश से के तो बाद में, और गुप्त जो वंश आता है इसके पहले का बीच का जो भारत है, भारत में कैसी स्थिति थी इसका देखने का प्रयास करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है मौर्योत्तर कालीन, जो मौर्योत्तर कालीन जो भारत की हमको जानकारी स्रोत मिलते हैं उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 57 है और मौर्योत्तर कालीन भारत पर पार्ट नंबर 1 है। अब कि हम आखिर मौर्योत्तर, है ना, मौर्योत्तर काल के जो भारत है इसके अंदर क्या क्या देखते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं हम कि भाई जो मौर्योत्तर कालीन जो भारत है ना, इस भारत का है, इसके हमको जानकारी के स्रोत कौन कौन से, किन माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है ना, जो कि आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। इनके अलावा हम मौर्योत्तर काल में देखते हैं कि विदेशी आक्रमण, कि उस समय विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में देखते हैं, जैसे कि हिंद यमन आक्रमण, यानी यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर पार्थियाई आना आक्रमण, जैसे कि फिर देखते हैं कि भारतीय राजवंश की मौर्यों के बाद में जो भारत के अंदर जो राजवंश हुए, जो राजा हुए, राज परिवार हुए, उनके बारे में देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि शुंग वंश इस समय का है, काव्य वंश इस समय का है, सातवाहन वंश इस समय का है ना, कलिंग भी का एक राजवंश होता है यहाँ पर, फिर आभिर राजवंश, है ना, जो कि मौर्यों के बाद के राजवंश है। इनके बारे में हम देखते हैं मौर्योत्तर कालीन भारत में। इसी के साथ साथ देखते हैं कि मौर्यों के बाद की जो राजनीति देखते हैं, इसी के साथ मौर्यों के बाद में जो कि गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास हुआ, इनको देखते हैं। फिर मौर्योत्तर काल के बाद का हम धर्म देखते हैं, अर्थव्यवस्था देखते हैं, मुद्राएं देखते हैं, साथ ही नगरीकरण, क्योंकि फिर मगध को छोड़कर जो अलग अन्य इलाकों में नगरीकरण होने लगता है उनके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त क्योंकि भाई हमारे इतिहासकारों ने इनके बारे में बताया, तभी तो हमको जानकारी प्राप्त हुई। तो हमारे इतिहासकार आखिर मौर्यों के बाद के इतिहास को कैसे लिखे, है ना, कैसे लिखे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं मौर्योत्तर कालीन जानकारी के स्रोत, यानी कि मौर्यों के बाद जो भारत है, भारत के अंदर ये सभी टॉपिक है, इनके बारे में हमारे इतिहासकारों को किन से जानकारी प्राप्त होती है, किन से जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखें कि जानकारी के स्रोत तो दो प्रकार के जानकारी के स्रोत प्रमुख है। एक तो अभिलेख यानी कि जैसे कि किसी पर खुदवाया गया, यानी कि पत्थर के शिलालेख, पत्थर है, पत्थर पर लिखवाया गया, या कहें कि किसी भी वस्तु पर लिखाया गया, शिला पर लिखाया गया, है ना, बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखवाया गया, है ना, कोई अभिलेख बनवाया गया किसी राजा के द्वारा। तो एक तो अभिलेख स्रोत है, दूसरा है साहित्य स्रोत, है ना, साहित्य स्रोत। तो अब देखते हैं कि जो हमारे इतिहासकारों ने जो हमको मौर्योत्तर काल की जो जानकारी प्राप्त होती है, तो जो साहित्य स्रोत है, साहित्य स्रोत भी दो प्रकार के हैं, जैसे कि विदेशी स्रोत और स्वदेशी स्रोत। जो साहित्य स्रोत है जिनके बारे में हमें मौर्यों के बाद की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो एक तो है स्वदेशी साहित्य और एक है विदेशी साहित्य। स्वदेशी साहित्य यानी कि भारत के अंदर उनकी रचना हुई, और जो विदेशी साहित्य यानी कि जो विदेशों के अंदर जो साहित्य हैं उनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए कि जो विदेशी साहित्य हैं, मौर्यों के बाद की जानकारी देने वाले जो स्वदेशी साहित्य हैं, यानी कि जो भारत के साहित्य हैं, वो दो प्रकार के फिर से हमारे इतिहासकारों ने बांटा, जिसका एक पहला है धार्मिक साहित्य, यानी कि धार्मिक साहित्य जो कि किसी एक प्रॉपर धर्म से संबंधित है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक कार्यों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन वो किसी प्रॉपर धर्म से संबंधित नहीं है।
जो धार्मिक साहित्य है किसी एक विशेष धर्म से संबंधित है, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य किसी एक विशेष धर्म से संबंधित नहीं थे। अब देखें कि जो धार्मिक साहित्य हैं, इन धार्मिक साहित्यों से भी हमको जो मौर्यों के बाद का जो भारत है, या कहें कि मौर्योत्तर कालीन जो भारत है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वो प्रमुख स्रोत है जैसे कि बौद्ध ग्रंथ से भी हमको मौर्यों के बाद की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों से भी हमको मौर्यों के बाद की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही एक मनुस्मृति है, इनसे भी हमको मौर्यों के बाद की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए बौद्ध ग्रंथों के अंदर देखें तो बौद्ध ग्रंथों के अंदर एक दिव्य दान के अंदर हमको जो पुष्यमित्र शुंग है, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, जो कि मौर्य वंश का समाप्त करने वाला होता है, और ये शुंग वंश की स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग। तो बौद्ध ग्रंथों के अंदर एक दिव्य दान है, दिव्य दान के अंदर हमको पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही बौद्ध ग्रंथों के अंदर दूसरी एक और है जिसका नाम है ललित विस्तार रचना है। इस ललित विस्तार से भी हमको मौर्यों के बाद की, या कहें कि मौर्योत्तर कालीन जो भारत है, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही बौद्ध ग्रंथों में मंजूश्री संकल्प, इनसे भी हमको जो मौर्य के बाद की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। इसी के साथ देखें कि बौद्ध ग्रंथों के अंदर मिलिंद पन्हो मिन्नाडर नामक एक रचना है ना। इसके बारे में जो बौद्ध जो ग्रंथ है, इनके अंदर जो विदेशी शासक है उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है ना। इसी के साथ साथ जो जैन ग्रंथों के अंदर एक गाथा है जिसका नाम है थेरावली गाथा। जैन ग्रंथों के अंदर एक गाथा है, इस गाथा का नाम है थेरावली गाथा। इस थेरावली गाथा से भी हमको मौर्य के बाद का जो समय है, या कहें कि गुप्त और जो मौर्य है इनके बीच का समय है, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही जो मनुस्मृति है, जो कि नियम कानूनों का एक संग्रह था, या कहें कि विधि की किताब थी जिसके अंदर नियम कानून डिसाइड किए गए थे, है ना। तो इस मनुस्मृति से भी हमको मौर्यों के बाद, या कहें कि गुप्त वंश से पहले, या कहें कि 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के मध्य भारत की हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसी के बाद हम देखें कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य किसी भी धर्म से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये किसी राजा के द्वारा, या कहेंगे राजा के राजकवियों द्वारा लिखे गए। जैसे कि एक रचना है ना, जिसका नाम है माला विकागिन मित्रन। इसके लेखक कालिदास हैं। कालिदास ने ये माला विकागिन मित्रन लिखा है। कालिदास इसके लेखक है। अब जो ये लेखक है माला विकागिन मित्र, इसके अंदर हमको शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश के बारे में हमको जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ एक हरीश चरित्र है रचना, हरीश चरित्र। इस हरीश चरित्र के लेखक है बाण भट्ट। हरीश चरित्र के लेखक है बाण भट्ट। अब इस हरीश चरित्र में हमको जो पुष्यमित्र शुंग है, इस पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के बाद एक और रचना है जिसका नाम है महाभाष्य। इस महाभाष्य के जो लेखक है वो है पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। हमको इस महाभाष्य से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में देखें कि जो विदेशी स्रोत है, इन विदेशी स्रोतों के अंदर हमको देखें कि जो विदेशी जो व्यक्ति थे उन्होंने भारत के बारे में लिखा, जो विदेशी स्रोत है। अब जो ये विदेशी स्रोत है, जैसे कि रचना है जिसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। अब ये नेचुरल हिस्टोरिका जो कि पिलनी ने लिखी है, नेचुरल हिस्टोरिका एक विदेशी इतिहासकार पिलनी ने लिखी है। इसके अंदर हमको जो व्यापार है, इस व्यापार से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ एक और विदेशी स्रोत है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिपियन सी। पेरिप्लस ऑफ द
एरिपियन सी, है ना। अब इसके अंदर हमको देखने को मिलता है ना, इसके जो लेखक है, इस लेखक का तो हमको पता नहीं है हमारे इतिहासकारों को, लेकिन इसके अंदर भी हमको जो व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ एक और विदेशी स्रोत है जिसका नाम है जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी। इसे की रचना की थी टोलमी ने। इसके अंदर भी हमको व्यापार संबंधी जानकारी देखने को मिलती है। ये हमारे विदेशी स्रोत हो गए। इसी के साथ साथ देखें अभिलेख स्रोत जो कि लिखे गए, है ना, किसी भी हो सकते हैं, किसी प्रकार से अलग प्रकार के अभिलेख होते हैं। तो अभिलेखों के बारे में हमको जानकारी मिलती है ना। तो ये अभिलेख है जिनसे हमको लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी कि मौर्य काल के बाद से लेकर, है ना, और गुप्त जो वंश है इससे पहले का टाइम पीरियड, या कहें कि लगभग हमको 500 वर्ष की जानकारी इनके अंदर देखने को मिलती है अभिलेख। ये प्रमुख अभिलेख है, जैसे कि अयोध्या का एक अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। इस अयोध्या अभिलेख की जो स्थापना की थी वो था धनदेव द्वारा। साथ ही एक और अभिलेख है वेशनगर का अभिलेख। इसकी वेशनगर जो अभिलेख है इसकी स्थापना की थी हेरोडोटस द्वारा इसकी स्थापना की थी। साथ ही एक और अभिलेख है जिसका नाम नानाघाट अभिलेख। इस नानाघाट अभिलेख की स्थापना की थी नागिनिका द्वारा, जो कि एक महिला थी, है ना, नागिनिका द्वारा। इसी के साथ साथ एक और अभिलेख है जिसका नाम नासिक अभिलेख। इसके अंदर हमको इसकी जो स्थापना की थी, है ना, होता है गौतमी वलश्री। इसी के साथ एक और जो प्रमुख जो अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। इस जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना, या कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन द्वारा स्थापित किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा। तो जो हमने देखा, जैसे कि विदेशी स्रोत, स्वदेशी स्रोत, इन्हीं क्या विदेशी स्वदेशी स्रोतों के अंदर धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसी के साथ विदेशी स्रोतों में हमने ये देखी, फिर जो अभिलेख के अंदर हमने ये देखे। इनसे हमारे इतिहासकार, है ना, जो कि स्रोत, विदेशी आक्रमण, भारतीय राजवंश, राजनीति व्यवस्था, गंधार, धर्म, अर्थव्यवस्था, मुद्रा, नगरीकरण, इनसे इतिहासकार हमारे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इतिहास लिखते हैं। तो ये इन स्रोतों का प्रयोग करके ही हमारे इतिहासकारों ने जो मौर्योत्तर कालीन जो भारत है, या कहें कि मौर्यों के बाद का जो भारत है और गुप्त वंश से जो लगभग पहले का जो भारत है ना, मौर्यों और गुप्त के बीच का जो टाइम पीरियड है लगभग 500 वर्षों का, इनके बारे में हमारे इतिहासकार हमको जानकारी देते हैं इनका प्रयोग करके। तो यहाँ पर हमने केवल इस स्रोतों की जानकारी प्राप्त, स्रोत है जो हमको जानकारी प्राप्त, उनके बारे में देखने का प्रयास किया। इनके बाद में जो ये सभी टॉपिक है इनको हम अगले जो हमारे सीरीज होगी उनके अंदर कंप्लीट करेंगे, है ना। फिर मिलते हैं। जय हिंद। शायद अच्छा लगा होगा। साथ ही जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।